हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकेश और मैं इस न्यू एरा के यूट्यूब चैनल के साथ फिजिक्स फॉर एनटीएससी के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लेक्चर, जो कि होने वाला है इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्ज के बारे में। अभी तक दो लेक्चरों में हमने देखा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज एट रेस्ट की बात की, उसमें लगने वाले फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस, ये सारी चीज़ें देखी। अब देखते हैं चार्ज एट मोशन जब होता है तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली स्लाइड वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज एट मोशन। अब ये तो समझ में आ गया कि चार्ज एट मोशन, अब कोई भी चीज़ मूव करती है तो किसी ना किसी सरफेस पे मूव करती है। ऐसे ही चार्जेस को भी मूव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मटेरियल्स की। इसलिए हमें मटेरियल्स को उसके हिसाब से क्लासिफाई करना पड़ा। तो मटेरियल्स हमने क्लासिफाई किया, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स देखते हैं आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल देखते हैं। हाँ, तो मटेरियल्स को हमने कैसे कैसे क्लासिफाई किया बच्चों? मटेरियल्स को क्लासिफाई किया कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अब कंडक्टर क्या होता है बचपन से जानते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो करंट को पास करने दे। ठीक है, पर आप 10th क्लास पे हो, आपके लिए ये सफिशिएंट नहीं है। कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें एटम्स के आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं, जो कि थोड़ी एनर्जी में ही मूव करने लगते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैसे हों? लूजली बाउंडेड होते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो करंट को पास ना करने दे। फिर से वही, इंसुलेटर के क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड हों और जिनको निकालने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़े, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू गिव दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। अब तीसरा सब्सटेंस आता है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स ऐसा होता है कि जब थोड़ी हाई एनर्जी दो तो वो किसकी तरह बिहेव करे? एक कंडक्टर की तरह, और जब आप लो एनर्जी दो तो वो किसकी तरह बिहेव करें? एज इंसुलेटर्स। तो ये क्या हो गई? थर्ड कैटेगरी हो गई। एग्जाम्पल देख लो, कंडक्टर्स का क्या हो गया? कॉपर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट हो गया। कॉपर, एल्यूमिनियम, मरकरी भी एक क्या है? कंडक्टर है। ऐसे इंसुलेटर के एग्जाम्पल देख लो, इंसुलेटर के एग्जाम्पल देखो, रबर हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? इंसुलेटर के। और सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल देख लो, सेमीकंडक्टर के हो गए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो अब आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल कर लिया जिसपे कंडक्टर चार्ज मूव करेंगे। अब आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब आया मेन चीज जिसके लिए अभी तक हम पढ़ रहे थे, वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब किसी भी वायर से कितना चार्ज निकल रहा है एक सेकेंड में। कितना चार्ज निकल रहा है बच्चों? एक सेकेंड में कितना चार्ज निकल रहा है, वही क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। वही क्या कहलाता है बच्चों? करंट कहलाता है। अब आगे देखते हैं। देखो, अगर टी टाइम में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर टी टाइम में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज कहीं से मूव करता है किसी कंडक्टर से, तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज मूव करेगा? क्यू बाई टी करेगा। कितना? क्यू बाई टी करेगा, है ना? तो यही क्यू बाई टी अमाउंट ऑफ चार्ज को हम क्या बोल देते हैं? करंट। एक सेकेंड में निकलने वाला चार्ज, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है। तो जैसे हर चीज़ को मेज़र करने का तरीका होता है, अब करंट को भी मेज़र करना पड़ेगा, क्योंकि एक मोबाइल के लिए हमें क्या करंट चाहिए? थोड़ा करंट चाहिए, और एक हीटर के लिए हमें करंट क्या चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो हमें
जब तक हम मेज़र नहीं करेंगे तो हम उसको बताएंगे कैसे, इसलिए करंट को मेज़र करना पड़ता है और मेज़र करने की यूनिट क्या हो गई, कूलाम्ब अपॉन सेकेंड, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, एम्पियर। तो करंट को किससे मेज़र किया जाता है बच्चों, एम्पियर से। किससे, एम्पियर से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और करंट क्या होता है, 1 सेकेंड में जितना चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन से निकलेगा वही क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। ठीक है, SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ करंट क्या होगा, एम्पियर। SI यूनिट ऑफ करंट क्या होगा बच्चों, एम्पियर होगा। अब देखते हैं, अब जब करंट की बात हुई उस टाइम पे साइंटिस्ट को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता था, तो उनने एक डायरेक्शन बता दी कि करंट उधर ही फ्लो करेगा जिधर क्या मूव करेगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। करंट उधर फ्लो करेगा जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। तो हम तब से मानते आ रहे हैं कि करंट उधर ही फ्लो करेगा जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, एंड अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिधर पॉजिटिव जाएगा उसके अपोजिट क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा। इस तरीके से जो कन्वेंशन बनाया गया कि अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और फ्लो इन द पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया, ये हो गया। और उस टाइम में जब करंट की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम पे हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं था। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब ये तो समझ में आ गया करंट क्या होता है। करंट क्या होता है बच्चों, करंट I इज इक्वल्स टू, हमने क्या देखा, I इज इक्वल्स टू Q बाई T, और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, एम्पियर। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, A से। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, A से। अब देखो, अब अगर आपको बोला गया कि आपके पास सपोज हैशटैग आपके पास एक क्वेश्चन आया कि आ वायर carrying 10 coulomb of charge in 20 seconds. Find current. Find current. अब तुमको करंट निकालना है तो क्या करोगे, हमको तो ये पता है कि कोई भी करंट होगा I इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल चार्ज कितना है बच्चों, टोटल चार्ज कितना है बच्चों, टोटल चार्ज है हमारे पास 10 कूलम्ब का, और इसको चलने में टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड। टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड। तो इससे आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 कूलम्ब अपॉन सेकेंड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। यस, तो इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसको थोड़ा रफ कर दिया जाए, इसको थोड़ा रफ कर दिया जाए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ये तो समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आगे देखते हैं डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होगा, अब आप सीधे लिखो पहले I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T। अब ये बताओ I की वैल्यू 1 एम्पियर कब होगी, 1 एम्पियर कब होगी, जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में पास करे। जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज कितने सेकंड में पास करे, 1 सेकंड में। तो डिफाइन 1 एम्पियर क्या है, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पासेस इन 1 सेकंड थ्रू एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर से 1 सेकंड में जितना 1 कूलम्ब चार्ज निकले वही क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप बता सकते हो। अब अगला पॉइंट देखते हैं अपन, अगला पॉइंट देखते हैं अपन। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है द कंडक्टर रिमेन अनचेंज व्हेन द करंट फ्लो थ्रू इट। अगला पॉइंट ये कहता है बच्चों कि जैसे कोई भी मान लो ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसमें हमारे पास बहुत सारे एटम होंगे और उस पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एकदम से मूव कर जाते हैं,
जब उस पर आप एक्सटर्नल सोर्स, जिसको सेल या बैटरी कहते हो, आप लगाते हो तो उसके कारण वो एनर्जी मिलने के कारण अपने प्लेस के अलॉन्ग क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होते हैं। तो यही बोल रहा है कंडक्टर रिमेन अनचेंज व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। कंडक्टर में कोई चेंज नहीं आता। नहीं तो अगर ऐसा हो कि कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ के भाग जाएं तो एक दिन एक भी चार्ज नहीं बचे, सारे निकल जाएं। समझ में आया ना? तो इस तरीके से कंडक्टर रिमेन अनचेंज। ठीक है, ये समझ में आया। अब अगला पॉइंट देखते हैं अपन। अगला पॉइंट क्या बोलता है, अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। फिर क्या है, 1 एम्पियर को और कैसे डिफाइन कर सकते हो? 1 एम्पियर यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर 1 सेकेंड में पास करे। और दूसरा क्या हो सकता है, 1 कूलम को हम क्या बोलते हैं, 1 कूलम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ बच्चों, हमने पढ़ा था 6.25 इंटू 10 पावर 80 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 80 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब पास करेंगे किससे, किसी वायर से 1 सेकेंड में, तब जाके वो क्या होगा, 1 एम्पियर। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। 1 यहाँ पे हमने क्या दिया, 1 कूलम को हमने क्या लिख दिया, 6.25 इंटू 10 पावर 80 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो अदर तरीके से हमने जो डिफाइन किया। अब देखो आगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या बोलता है, आगे चलिए देखते हैं। हाँ, आगे क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू द ऑर्गेनाइज्ड फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चलिए, हम ये जानते हैं कि कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ज़्यादा लूजली बाउंडेड होते हैं और वो इजीली थोड़ा मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो 2 क्लासेस हैं, ठीक है, एक ही क्लास की 2 पिक्चर है, छुट्टी हुई, टीचर नहीं है, तो सारे बच्चों ने क्या किया, एक साथ मूव करने की कोशिश की। क्या की, एक साथ मूव करने की कोशिश की। तो ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया और ये इधर गया। तो ये एक साथ अगर सारे बच्चे एक ही गेट से निकलना चाहे, कोई निकल पाएगा क्या? नहीं, कोई नहीं निकल पाएगा। फिर टीचर ने आया, चमाट लगाई सबको, सारे सीधे हो गए। तो यहाँ पे टीचर ने क्या दी उनको, एनर्जी दी, और एनर्जी दी तो वो क्या हो गए, सारे सीधे। तो जब तक कंडक्टर में हम कोई भी एनर्जी नहीं देते हैं या किसी भी सोर्स से नहीं लगाते हैं, तो वो कैसे बच्चे होते हैं, रैंडम मूव करते हैं, जिसके कारण उससे कोई भी करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है। जबकि जब हम उसी कंडक्टर को हम किससे लगा दें, एक सोर्स से लगा दें या एक बैटरी से लगा दें, तो वो क्या है, वहाँ पे करंट कॉन्स्टिट्यूट होने लगता है। तो रीज़न समझ में आया बच्चों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया, अनऑर्गेनाइज्ड को ऑर्गेनाइज्ड कर देता है विद द हेल्प ऑफ सेल एंड बैटरी। और लास्ट पॉइंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना, करंट की वैल्यू क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती। क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने अभी समझाया था। मान लो एक कंडक्टर है, क्या है, मान लो एक कंडक्टर है, जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी कर रही है। जैसे मान लो ये हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर और ज़्यादा। तो यहाँ पे एक ही कंडक्टर है पर उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे तुमको लग रहा होगा I1 करंट आएगा, यहाँ पे I2 आएगा, चलो मान लिया मैंने, यहाँ पे क्या आएगा, I3। पर कंडक्टर में करंट की वैल्यू सेम रहती, मतलब I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I3। समझ में आया, वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती। वो किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं आगे, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। वाव, अभी हम बात कर रहे थे कि एक सेल है और बैटरी है जो हमको एनर्जी देता है, वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आइए देखते हैं आगे ये होता क्या है, ये आगे होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ,
व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या है, जैसे मान लो मैंने जब आपको चार्ज के बारे में पढ़ाया था तो मैं बोला कि कोई भी एक चार्ज है, कोई भी एक क्यू चार्ज है तो उसका कोई ना कोई फील्ड होगा। अब उसमें तुम दूसरा चार्ज ले आओगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मान लो तुमने कैपिटल क्यू चार्ज इसके रीजन में लाया तो उसके लिए तुमको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। और जहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ जाता है वहाँ पे क्या आ जाता है, वर्क। तो मान लो एक चार्ज को हाँ, ये मान लो कैपिटल क्यू है और एक स्मॉल क्यू चार्ज को आप पॉजिटिव स्मॉल क्यू चार्ज को कहाँ से लेके आ रहे हो, इसके रीजन के अंदर पॉइंट ए पे इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो, इनफाइनाइट से। तो वहाँ पे तुमको कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस चार्ज की एक फील्ड होगी जिसको अपोज करने के लिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके कारण वर्क डन आएगा। वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आप अगर W वर्क करते हो स्मॉल क्यू चार्ज लाने के लिए तो एक चार्ज लाने के लिए यूनिटरी मेथड के हिसाब से कितना लगेगा, W/Q। कितना लगेगा, W/Q। और यही W/Q को हम डिफाइन क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया बच्चों कि इनफाइनाइट से किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए किया गया वर्क डन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो समझ में आया बच्चों, work done in bringing a unit positive charge from infinite to a point in a region of other charge। समझ में आ गया बच्चों। तो वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अगर क्यू चार्ज लिया है तो एक चार्ज के लिए जो निकालोगे वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखते हैं आगे। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या है, W/Q। W किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, W/Q। W की यूनिट क्या होती है, जूल। और Q की क्या होती है, कूलाम। जूल पर कूलाम को ही हमने क्या बोल दिया, वोल्ट। तो SI यूनिट, इसको भी मेजर करने की यूनिट क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने की यूनिट क्या कहलाती है बच्चों, वोल्ट। और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है V से। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, W/Q। क्या हो गया बच्चों, W/Q। समझ में आया ना। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत माइन्यूट अंतर है। क्या, अब आगे देखते हैं। चलिए, अभी तक ने हमने क्या बोला कि एक कैपिटल Q था, एक चार्ज कैपिटल Q था, एक चार्ज क्या था, कैपिटल Q था। तो उसके रीजन में आपने इनफाइनाइट से चार्ज लिया है तो उसको मूव कराने में जो वर्क डन खर्च हुआ वही क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उसको किससे मेजर करते हैं, V से। और उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट कहते हैं। ठीक है, उसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। अब एक Q चार्ज है, उसी में दो पॉइंट ले लिया हमने, A पॉइंट और B पॉइंट। उसके रीजन में, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट ले लिए। अब A से B में मूव करने के लिए जो भी वर्क डन लगेगा पर यूनिट, जैसे मान लो एक पे A पे स्मॉल Q चार्ज रखा हुआ है और उसको आप कहाँ लेके जा रहे हो, उसको लेके जा रहे हो B तक। तो जो भी वर्क डन होगा, वर्क डन ऑन मूविंग फ्रॉम A टू B, ये WAB की वैल्यू जो होगी, WAB वर्क डन किसके लिए किया गया बच्चों, Q चार्ज के लिए। तो एक चार्ज के लिए कितना करना पड़ेगा, एक चार्ज के लिए होगा WAB/Q। क्या होगा, WAB/Q। और इसी को हम बोल देते हैं डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इसकी और अच्छे से मीनिंग समझ में आएगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे। ये लिख लो बच्चों, नोट कर लेना। अब देखते हैं, थोड़ा मिटाता हूं मैं इसको और अच्छे से देखते हैं तो समझ में आएगा। हाँ, अब देखो क्या हुआ, जब ये चार्ज पहले कहाँ पे रखा था, आपका चार्ज ये मान लो इनफाइनाइट पे था। कहाँ पे था, इनफाइनाइट पे था। इनफाइनाइट पे चार्ज रखा हुआ था।
तो ए तक लाने के लिए आपने किया वर्क डन W1, और यही सेम अगर डायरेक्ट ए तक ले आओगे तो तुमको वर्क करना पड़ेगा W1, और डायरेक्ट बी तक ले गए मान लो तो W2, क्योंकि इसकी डिस्टेंस क्या है अलग अलग, तो वर्क डन भी क्या होगा अलग अलग। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक आने वाला वर्क डन क्या होगा W2 ज़्यादा माइनस W ये तो टोटल Q चार्ज के लिए, और एक चार्ज के लिए क्या होगा डिवाइडेड बाय Q, यही क्या हो जाएगा डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी भी यूनिट सेम कैसी होती है पोटेंशियल के बराबर। अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो चलिए आगे देखते हैं VA माइनस VB, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट बी, और पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। आप चेंजेस कर सकते हैं, नोटेशन को आप चेंज कर लो, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। तो VA माइनस VB इसी को हम क्या बोल सकते हैं डेल्टा V, VA माइनस VB को ही हम क्या बोल सकते हैं डेल्टा V। ये क्या होगा W2 माइनस W1 अपॉन Q, W2 माइनस W1 अपॉन Q। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, समझ में आए। अब आगे देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस, आगे देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस, है ना। चलिए हाँ, अब क्वेश्चन क्या बन सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब क्या बोला, फाइंड वर्क डन इन मूविंग क्या, इन मूविंग 2 कूलम ऑफ चार्ज, 2 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू 20 वोल्ट, कितने वोल्ट थ्रू 20 वोल्ट। अगर 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, अगर 20 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज को मूव कराना है, मतलब क्या हुआ, आपको क्या निकालना है इस पे, फाइंड द वर्क डन। तो हमें क्या बोला गया, जैसे मान लो 2 पॉइंट्स दिए हैं ए और बी, 2 पॉइंट दिए हैं ए और बी, ए और बी, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको कितना दिया है 20 वोल्ट दिया है। अब चार्ज को ए से हमने बी में मूव कराया 2 कूलम का चार्ज, तो वर्क डन क्या होता है। अब देखो डेल्टा V इज इक्वल्स टू क्या हो गया W बाई Q। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डेल्टा V इंटू Q, इधर से देखेंगे, ठीक है। अब देखो तो W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, हाँ लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 इंटू चार्ज की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 40, तो कितना आ गया 40 जूल। एनर्जी किस में मेजर की जाती है बच्चों, जूल में मेजर की जाती है। आया समझ में। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। अब है फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या हुआ, हमें ये तो समझ में आ गया। ये एक चीज़ और मैं आपको अच्छे से बताऊं, अगर हम बात करें पानी कब फ्लो करता है, पानी कब फ्लो करेगा, जब हाइट डिफरेंस होगा। अगर हाइट डिफरेंस नहीं होगा तो पानी फ्लो नहीं करेगा। जैसे ये एक रफ है, इसके ऊपर मैंने मोबाइल रखा, अभी ये फ्लो नहीं कर रहा, ये कब फ्लो करेगा, जब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आएगा। तो हमको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ फ्लो कब करेगी, जब देयर इज़ अ एनर्जी डिफरेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एनर्जी
एनर्जी डिफरेंस है, एक हाई एनर्जी एक लो एनर्जी। तो समझ में आया? तो हम जब सेल या बैटरी लगाते हैं तो हम क्या क्रिएट करते हैं, एक एनर्जी डिफरेंस क्रिएट करते हैं जिसके कारण चार्ज क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो ये आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। अब आगे देखते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस की बात करें अगर, तो देखते हैं आगे ये होता क्या। जैसे मान लो मान लो आपके पास दो स्फीयर्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक निगेटिवली चार्ज है। अब पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर और निगेटिवली चार्ज स्फीयर के बीच में अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज रखोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, तो क्या होगा, अगर इसको इधर लेके जाओगे तो इसके अगेंस्ट फोर्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा, तो ये किधर मूव करना चाहेगा, इधर मूव करना चाहेगा। तो बेसिकली हम जो पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि सिंस पॉजिटिव चार्ज को कौन रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को ये बड़ा वाला रिपेल कर रहा है, बट ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम जनरली ये भी एक माना हुआ चीज़ है कि पोटेंशियल ऑफ ए स्फीयर, जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होती हैं, उनका पोटेंशियल ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ पोटेंशियल ऑफ निगेटिवली चार्ज स्फीयर। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द निगेटिवली चार्ज स्फीयर। समझ में आया बच्चों? क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा किधर जाना चाहेगा, लोअर पोटेंशियल में, क्योंकि ये रिपेल करेगा। यहीं पर अगर निगेटिव चार्ज होता तो वो किधर जाना चाहेगा, हायर पोटेंशियल में। हमने ये पहले से ही वो देख लिया है, हमने इसको मान लिया है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये हमेशा हायर पोटेंशियल में होते हैं और निगेटिव चार्ज हमेशा किधर पे होते हैं, लोअर पोटेंशियल में होते हैं। तो हायर पोटेंशियल की तरफ किसको जाने की ज़रूरत है, निगेटिव चार्ज, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। और लोअर पोटेंशियल की तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो फ्लो ऑफ चार्ज यही कहता है। ए से बी तक के जाने के लिए पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, वी और वी ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वी। ठीक है। Hence, in general, we can say that the potential of the positively charged body is taken higher than that of negatively charged. समझ में आया? A free positive charge move towards the lower potential. Free positive charge किधर जाएगा, निगेटिव, और निगेटिव का पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, लोअर होता है। ठीक है ना? इसी तरह, ठीक है ना, फ्री निगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है और ये इधर अट्रैक्ट होगा। अब देखो वर्क डन, हाँ ठीक है। चार्ज फ्लो इज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मैंने बताया कोई भी चीज़ फ्लो कब करती है, जब देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज क्यों फ्लो करेगा, जब वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ में आया? वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। मतलब आप इन दोनों के बीच में अगर मान लो एक चार्ज पार्टिकल को मूव करवा रहे हो, यहाँ से आप कैसे ले जाओ, चाहे ऐसे ले जाओ या यहाँ से इधर ले जाओ, ए से बी तक सीधा ले जाओ, वर्क डन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ में आया ना बच्चों? आगे देखते हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NTSC के हिसाब से। तो ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं एक क्वेश्चन, और आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। How much work is done in moving 5 coulomb of charge between the 2 points having potential difference of 20 volt? अरे बहुत सरल है। V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई
या डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W/Q। अब W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो V इंटू डेल्टा V इंटू Q। अब W की वैल्यू निकालना है, W इज इक्वल टू डेल्टा V कितना है, डेल्टा V कितना है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 और इंटू 5 कूलम। तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसको करोगे तो 100 वोल्ट इंटू कूलम क्या होगा, ये क्या है वर्क डन क्या होता है एनर्जी, तो वर्क डन किस पे आएगा जूल पे आएगा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा 100 जूल। तो इस लेक्चर को यहीं स्टार्ट करते हैं, आगे चल के देखेंगे कि हम कहीं भी चलते हैं जैसे रोड में चलते हैं तो रोड में फ्रिक्शन होता है, इसी तरह करंट भी किसी मटेरियल में मूव करेगा तो उसको भी फ्रिक्शन फेस करना पड़ेगा। वो फ्रिक्शन कैसा होता है क्या होता है आगे देखते हैं, साथ में हम देखेंगे ओम्स लॉ और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो बाय बाय। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों के साथ शेयर करें। थैंक यू।